नमस्कार साथियों। अपन अध्ययन कर रहे थे प्रत्यय प्रकरण का। और अब तक अपन ने प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के प्रकार और जो कृत्य प्रत्यय है उनके बारे में अपन ने जाना था, उनके बारे में अपन ने अभ्यास किया था। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अब इससे। अपन ने जो प्रत्यय है, जो कृत प्रत्यय है, इनके बारे में अपन ने विस्तार से जानकारी की थी, चर्चा की थी। कृत्य प्रत्यय क्या होते हैं इनके बारे में अपन ने अच्छे से समझा था। और जो कृत्य प्रत्यय है 7 प्रकार के होते हैं। उनमें से अपन ने जो 5 प्रकार के जो अपने पाठ्यक्रम में हैं उन सब का अपन ने विस्तार से विवेचन किया था। साथियों, एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा अवलोकन करा देता हूँ। तव्यत प्रत्यय, जिसमें तव्य शेष रहता है, चाहिए और योग्य अर्थ में इसका प्रयोग होता है, भाव और क्रम वाच्य में यह प्रयुक्त होता है। और पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम, इस तरह से इसके रूप बनते हैं। पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम, ये वाला रूप आप याद कर ले। ऐसे ही अन्य रूप बनेंगे, वदितव्य, वदितव्या, वदितव्यम, लिखितव्य, लिखितव्या, लिखितव्यम। ठीक है, ऐसे और भी धातु आप लगाओगे उसमें इस तरह के रूप बनेंगे। अपन ने एक और बात की थी, ईटागम इसमें होता है। जो धातुएं हलंत होती है, हलंत धातु के साथ आप तव्यत प्रत्यय करते हो तो वहाँ ईटागम, ई का आगम होता है। ये बात अपन ने पढ़ी थी। साथ में साथियों एक और साथ बात अपन ने चर्चा की थी कि भाव और अर्थ में नित्य रूप से नपुंसकलिंग एक वचन का रूप बनता है। भाव अर्थ में अगर आप, क्योंकि जो आपके जो कृत्य प्रत्यय है वो भाव क्रम में प्रयुक्त होते हैं, तो केवल भाव में अगर कहीं प्रयोग हो रहा है तो वो हमेशा नपुंसकलिंग का रूप बनेगा और एक वचन रूप बनेगा। जैसे पठ से पठितव्यम होगा, लिख से लिखितव्यम होगा, इस तरह से अन्य रूप नहीं बनेंगे। फिर साथियों बात करते हैं अनियर प्रत्यय की। जो अनियर प्रत्यय है उसमें अनीय शेष रहता है, चाहिए और योग्य अर्थ में इसका प्रयोग होगा, क्योंकि ये कृत्य प्रत्यय है। जितने भी सारे कृत्य प्रत्यय है वो चाहिए और योग्य अर्थ में होते हैं, और जितने भी सारे कृत्य प्रत्यय वो भाव क्रम में प्रयुक्त होते हैं। रूप कैसे बनेंगे इसके? पठनीय, पठनीय, पठनीय। ठीक है, लेखनीय, 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 इस तरह से आपके इसको रूप बनाने हैं और ध्यान में रखना। फिर साथियों अपन ने बात की थी यत प्रत्यय की। यत प्रत्यय में तय का लोप होता है, ये शेष रहता है, चाहिए और योग्य अर्थ में इसका प्रयोग होगा। कृत्य का ही एक भेद है, इसलिए भाव और क्रम में ये प्रयुक्त होगा। और फिर साथियों इसके कुछ रूप अपन ने बनाए थे। जयम, जी धन्यत, अधियम, अधि उपसर्ग है, उसके बाद ई धातु है और यत प्रत्यय है। श्रव्यम, सुधनियत, देयम, दाधनियत, लभ्यम, लब्धनियत। अब इनके रूप किस तरह से बने हैं, क्या इसमें नियम लगे हैं, ये चर्चा अपन ने पहली क्लास में कर ली थी। अगर आपको फिर भी इनके बारे में जानना है तो आपको पहली क्लास देखनी चाहिए। उसके बाद साथियों अपन ने इसके कुछ नियम है, इन नियमों की भी चर्चा की थी। अचो यत, अच से यत प्रत्यय होता है। पोर्दुबदात, प वर्गांत जो धातु है, अगर उसके आगे ए की मात्रा आ रही है, उसकी उपदा में ऐसी धातु जिसके अंत में तो प वर्ग हो, लेकिन उससे पहले की मात्रा या यूं कहे उपदा जो है, उपदा में ए हो, तो वहां पे भी यत प्रत्यय होगा। और इद्यति के बारे में अपन ने समझा था कि जिन धातुओं में आ की मात्रा है उनसे यत प्रत्यय तो होना ही है, स्वरों में यत प्रत्यय होता है, और आ की मात्रा को आपको ई बना देना है। ये भी बात अपन ने की थी। इद्यति का मतलब इद यानी ई हो जाता है यति, यत प्रत्यय परे होने पर। ठीक है, इसका ये नियम था। फिर साथियों बात करते हैं अण्यत प्रत्यय की। इसकी भी अपनी चर्चा की थी। अणा और तय चला जाएगा। जब इसके अणय का लोप होगा तो ये अणा एक काम करके जाएगा कि जो उपदा में जो स्वर है उसकी वृद्धि करेगा। उपदा में अगर ए है तो आ बनाएगा, री है तो री का आर बनाएगा, और अगर ई ऊ है तो उनका गुण बनाएगा। इस तरह से अपन ने बात की थी। अर्थ उनका वही समान ही होगा, प्रयोग भी समान है। सभी कृत्य प्रत्ययों का एक ही बात होती है। कार्यम जो रूप बनेगा वो क्री धातु में अण्यत प्रत्यय करने से होता है, क्योंकि क्री धातु में कौन सा प्रत्यय होगा? अण्यत होगा। जो रिकारण धातु है उनसे आप अण्यत प्रत्यय करोगे। ये एक सूत्र कहता है रिहलोनियत। रिहलोनियत जो सूत्र है उस सूत्र में उल्लेख है कि रिकारण धातु से और हलंत धातु से आप कौन सा प्रत्यय करोगे? अण्यत प्रत्यय करोगे। ठीक है, तो क्रीदन अण्यत करोगे तो रूप बनेगा कार्यम। पट धातु से अण्यत प्रत्यय होगा क्योंकि हलंत धातु है, और पट धातु से अण्यत प्रत्यय करोगे तो पाठ्यम रूप बनेगा, ए का आ हो जाएगा। लिग धातु से आप अण्यत प्रत्यय करोगे क्योंकि हलंत धातु है, और लिग धातु से आप अण्यत प्रत्यय करोगे तो लेख्यम रूप बन जाएगा, ई का ए बन जाएगा। ठीक है, उपदा में जो ई है उसका ए बन जाएगा। फिर साथ में बात करते हैं वाच्यम की। ये तो सीधा ही है, वच धातु है और उसमें आप अण्यत प्रत्यय करोगे तो ए की वृद्धि आ हो जाएगी और वाच्यम रूप बनेगा। ठीक है साथियों, ये आपने पढ़ा है, उसमें ध्यान किया है। फिर केप की बात करते हैं। केप के साथ कुछ धातुएं हैं। केप जो प्रत्यय है
वो कुछ जो इसके लिए कुछ 4-5 जो धातु है वही वही पर इसका प्रयोग होता है। ये शेष रहेगा, वही अर्थ, वही नियम सब कृत्य प्रत्यय में समान रूप से चलते हैं। इत्य इत्य रूप बनेगा। इसके साथियों धातु ही 6 ही है। इति, एति, स्तु, एति धातु, स्तु धातु, सास धातु, व्री धातु, द्रि धातु और जुस धातु। ये 6 धातुओं से क्रिया प्रत्यय होगा। इनके अलावा अन्य धातु से क्रिया प्रत्यय नहीं होता सामान्यतः। कुछ अलग वार्तिक लिख के, कुछ अलग वार्तिक वगैरह लग के, कुछ 1-2 उदाहरण, 2-4 उदाहरण वो और हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से ये नियम ही काम करता है। इत्य, ई धातु के साथ में आपने क्रिया प्रत्यय किया, इत्य रूप बना, तय का आगम होता है, अपने पढ़ा था। स्तुत्य, स्तु धातु में आपने क्रिया प्रत्यय किया, तय का आगम हुआ। द्वितीय, द्रि धातु से आपने क्रिया प्रत्यय किया और तय का आगम हुआ। वृत्तीय, वृ धातु से आपने क्रिया प्रत्यय किया और तय का आगम हुआ। ठीक है, इसे वृत्तीय रूप बना। साथियों आपने सास धातु से जो प्रत्यय किया था, सास धातु से आपने क्रिया प्रत्यय किया तो रूप बना शिष्यम। अपन ने समझा था कैसे आ का ई हुआ, और ये जो षटकोण वाला स है, जो मूर्धन्य स है, उसका भी आगम कैसे हुआ, ये भी अपन ने चर्चा की थी। साथ में युद्ध, जुस धातु से क्या प्रत्यय करोगे तो जुस्य रूप बनेगा। ठीक है, ये सारी चर्चा अपन ने कर ली थी। आज साथियों अपन अगली वाली क्लास देखते हैं, उससे आगे क्लास देखते हैं, क्योंकि अपने को एक ही क्लास में ये सारा प्रकरण अब खत्म करना है, ज्यादा लंबा अपन लेके नहीं चल सकते इसको। तो ये क्लास प्रत्यय का पार्ट 2 और अंतिम पार्ट होगा। तो आप अब आगे के जो प्रत्यय उनको ध्यान से देखने का प्रयास करें। अब तक अपना कृत प्रत्यय चल रहा साथियों ना, जो धातु जिससे जो प्रत्यय होते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय के भी बाद में 3 भेद होते हैं। एक कृत्य भेद होता है, तो कृत्य के अंदर जो आता है उनको अपन ने पढ़ लिया है। इसके बाद में पूर्वकृत और उत्तरकृत ऐसे भेद आते हैं। तो पूर्वकृत और उत्तरकृत के जो प्रत्यय है उनको अपन पढ़ रहे हैं साथियों। ठीक है, अब इनका आप ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्त्री प्रत्यय की। साथियों स्त्री प्रत्यय, एक तो प्रत्यय होता है स्त्री, एक होता है सानच। स्त्री प्रत्यय और सानच प्रत्यय। ठीक है, देखिए, एक तो प्रत्यय कौन सा, स्त्री प्रत्यय, एक प्रत्यय कौन सा है, सानच प्रत्यय। दोनों जो प्रत्यय है ये वर्तमान कालिक प्रत्यय है। वर्तमान काल में इनका प्रयोग होता है। दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। हुआ या हुई, इस अर्थ में इनका प्रयोग होता है। साथियों यहाँ पे हुआ हुई ऐसा आएगा, इसका मतलब यहाँ पे 2 क्रियाएं होगी। मान के चलो आप, जैसे एक वाक्य लिखूं, वह देखते हुए चलता है। यह साथियों 2 काम हो रहा है, एक तो देखना, एक चलना। ठीक है, देखते हुए दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। ऐसा कई भाव होगा, वहां पे आपको स्त्री या सानच प्रत्यय करना है। तो देखते हुए, ये साथियों वर्तमान कालिक क्रिया है। देखते हुए चलता है, ये तो है ही है, लेकिन देखते हुए, देखता हुआ, देखती हुई, इस तरह से जो आएगा उसमें आप स्त्री या सानच प्रत्यय लगाओगे। ठीक है, ये अपने सामान्य बात की। ठीक है, अब आगे आप देखो, ये तो इनका आपने अर्थ समझा। अब इनमें शेष क्या रहता है, तो साथियों जो स्त्री जो प्रत्यय है, स्त्री ये स, फिर बाद में स में ए की मात्रा लगी हुई है, फिर बाद में त, और त में साथियों री की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें स का तो हुआ लोप और री का भी हुआ लोप, बचा क्या, शेष क्या रहा, अत। शेष क्या रहा, अत। स्त्री प्रत्यय में अत शेष रहता है। साथियों सानच की भी बात कर लेते हैं। सानच में स में आ की मात्रा, ठीक है, और फिर बाद में न में ए की मात्रा, और फिर बाद में आ रहा च। मैंने इनका वर्ण विच्छेद किया है, तो इसमें से सानच प्रत्यय में स का लोप होगा, ठीक है, और च का भी लोप हुआ, तो क्या बचा साथियों, आन बचा। ठीक है, आन बचा, तो ये आन शेष रहेगा। सानच प्रत्यय में आन शेष रहेगा और स्त्री प्रत्यय में अत शेष रहेगा। ये बात आपको सबसे पहले समझनी है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। अर्थ भी अपन ने समझ लिया, स्त्री प्रत्यय का अत शेष रहता है, हुआ या हुई इसका अर्थ होता है। वर्तमान कालिक ये प्रत्यय है, ये भी अपन ने समझ लिया। अब साथियों बात ये आती है, जब दोनों का अर्थ हुआ या हुई है तो एक का प्रयोग ही क्यों नहीं कर लेते, दोनों का प्रयोग क्यों करते हैं। तो साथियों दोनों के प्रयोग के अलग अलग नियम है। ठीक है, जहां पर प्रश्नेपदी क्रिया होगी, वहां आपको स्त्री प्रत्यय लगाना है, और जहां पर आत्मनेपदी क्रिया होगी वहां पे सानच प्रत्यय लगाना है। अब ये प्रश्नेपदी क्या होती है, आत्मनेपदी क्या होती है, ये आपने भली प्रकार से पढ़ा होगा पूर्व की कक्षाओं में। ठीक है, जैसे अपन पढ़ते
जैसे अपन पढ़ते हैं धातु रूप याद करते हैं, पढ़ती पढ़ता है पढ़ंती, लिखती लिखता है लिखंती, इस तरह से जिसमें ई की मात्रा आती है वो आपके परस्मैपदी रूप है। और कुछ धातुओं के रूप ऐसे भी होते हैं जिनमें एक ही मात्रा आती है, जैसे सेवते सेवेते सेवंते, लबते लबेते लबंते, इस तरह से जो रूप बनते हैं वो साथियों आत्मनेपदी रूप है। ठीक है, वो धातु के आधार पर होता है। जैसे सेव धातु है, अब सेव धातु कैसे है, सेव धातु आत्मनेपदी धातु है। इसका आप रूप ऐसे नहीं बना सकते कि सेवती सेवता है सेवंती, ऐसा रूप नहीं बनेगा। इसका रूप बने आपको बनाना पड़ेगा कि सेवते, इस तरह से सेवते। ठीक है, एक अंत आपको लेके चलना पड़ेगा, इस तरह से इनके रूप बनेंगे। और जैसे मैं इसके ऊपर की बात करूँ, मैं पट, पट जो धातु है ये प्रश्नपदी धातु है, तो इसका आप पढ़ते इस तरह से रूप नहीं बनाओगे, इसका रूप बनाओगे पढ़ता पढ़ती पढ़ता पढ़ंती, इस तरह से आप रूप बनाओगे। ठीक है, ये बात हुई, ये आत्मनेपदी और प्रश्नपदी का भेद हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्नपदी जो धातु है, प्रश्नपदी धातु है उससे कौन सा प्रत्यय होगा, प्रश्नपदी से साथियों स्त्री प्रत्यय होगा, और आत्मनेपदी से सानच प्रत्यय होगा। देखो अपन समझते हुए चल रहे हैं। अपन ने जो जो प्रत्यय के महत्वपूर्ण बिंदु है, 3 बिंदु है। एक तो शेष क्या रहता है, इसकी अपन ने चर्चा की, स्त्री प्रत्यय का अर्थ शेष रहता है, किस अर्थ में प्रयोग होता है, करता हुआ, करती हुई या करते हुए, इस तरह के वर्तमान कालिक अर्थ में इसका प्रयोग होता है। और साथ में अपन ने पढ़ा जो प्रश्नपदी जो प्रत्यय है वो स्त्री जो प्रत्यय वो प्रश्नपदी से होता है, ये भी अपन ने पढ़ा है। फिर बात करते हैं साथियों सानच प्रत्यय की, इसका आन शेष रहता है, करता हुआ, करती हुई, करते हुए, इस तरह का अर्थ इसका निकलता है, दोनों का समान ही अर्थ है। और आत्मनेपदी जो धातु है उनके साथ में इसका प्रयोग होता है। अब साथियों इनके उदाहरण के जो रूप अपन देख लेते हैं। जैसे आपने धातु है पट, पट धातु से आपने प्रत्यय किया स्त्री, कौन सा प्रत्यय किया, स्त्री प्रत्यय किया है। तो आपको पता है स्त्री प्रत्यय में से का हुआ लोप, री का हुआ लोप, बचा क्या, अत बचा। ठीक है, अब आपके पास में रूप है पठ धन अत, पट के साथ में आपको अत मिलाना है। तो प ठ आधा, इस आधे ठ में आप ए मिला दो तो पूरा हो गया, फिर आपके पास बचा तय, पटत, इस तरह का रूप बनेगा। पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो रूप है ये नपुंसक लिंग का रूप है। किसका रूप है, नपुंसक लिंग का। तो इसके पुल्लिंग रूप भी बनेंगे, स्त्री प्रत्यय में रूप चलते हैं, पुल्लिंग रूप भी बनेंगे। पुल्लिंग रूप कैसे बनेंगे ये आप देखो, इसके उदाहरणों पे आ जाते हैं, जो मैंने उदाहरण लिखे हुए इसमें देखो। पठन, पुल्लिंग में साथियों रूप बनेगा इसका अन, पुल्लिंग में जो आपका इसका देखो अत तो शेष रहता है, ये बात आप समझ चुके। लेकिन जहां पुल्लिंग में आपको प्रयोग करना होगा तो आपको पट के साथ में अन्न बना देना उसका। अगर स्त्रीलिंग में आपको प्रयोग करना है तो साथियों उसमें अंति जोड़ देना, और नपुंसक लिंग में प्रयोग करोगे तो वो अत शेष रहता वही जुड़ेगा। तो फिर रूप क्या बनेगा आपका, पठन, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग बनेगा पठंती, और नपुंसक लिंग में रूप बनेगा पठत। इस तरह से आपके रूप बनने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही धातु अगर आप बदलते हो, जैसे वद धातु है तो वद में आप स्त्री प्रत्यय करते हो तो पुल्लिंग में बन जाएगा इसका वदन, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा वदंती, और नपुंसक लिंग में बनेगा वदत। इस तरह से साथियों रूप बनने वाले हैं। ऐसे ही क्रीडन 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 क्रीडंती क्रीडत, तो अर्थ क्या हो जाएगा, क्रीडन यानी खेलता हुआ, क्रीडंती यानी खेलती हुई, और क्रीडत वो नपुंसक लिंग का रूप है, उसका अलग प्रकार होगा। पठन यानी पढ़ता हुआ, पठंती यानी पढ़ती हुई, इस तरह से आपको इसका अर्थ लेके चलना है। साथियों एक विशेष बात मैंने यहाँ लिखी है कि देखो विशेष बात क्या है, पठती, अगर ऐसा कहीं आता है पठती, ऐसा रूप बनेगा अति, अति अगर आएगा पठती में, आप देखो पट के बाद अति ऐसा लिखा हुआ है, अति कहीं आता है तो फिर उसका स्त्रीलिंग रूप आप पठंती बनाओगे। लेकिन देखो जो करी धातु है उसका आप रूप क्या चलेगा, करोति। ठीक है, टी से पहले अगर ए आता है तो उसका स्त्रीलिंग रूप में आप न को लाओगे, पठंती रूप ऐसा बनेगा। लेकिन कुछ धातुओं में टी से पहले ए नहीं आता है, टी से पहले ए के अलावा और स्वर आते हैं, तो वहां पे आप न नहीं लिखना है स्त्रीलिंग बनाते समय, वहां पे आप कुर्वती बनोगे, कुर्वन, कुर्वती, कुर्वत, इस तरह से रूप बनेगा। और जिनमें टी से पहले ए आता है उसमें आपको स्त्रीलिंग में न का आगम करना है, इस तरह से आपको रूप बनाने हैं। ये एक सामान्य बात, विशेष बात थी, तो मुझे आपको बतानी थी। इस तरह से साथियों आपने स्त्री प्रत्यय को पढ़ लिया। अब बात करते हैं सानच प्रत्यय की। सानच का क्या है, सानच में वही आपका आन शेष रहता है, करता हुआ, करती हुई, ऐसा ही इसका अर्थ रहेगा। आत्मनेपदी में इसका प्रयोग होता है, केवल प्रयोग का ही अंतर है, बाकी दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। अर्थ तो दोनों का समान ही है, लेकिन प्रयोग के हिसाब से इनमें अंतर हो जाता है। आत्मनेपदी में सानच प्रत्यय होता है, इसके विपरीत प्रश्ननेपदी में स्त्री प्रत्यय होता है। रूप कैसे बनेंगे ये अपने लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि अपने को ध्यान है, सानच प्रत्यय में आन शेष रहता है। तो जैसे
आत्मनेपदी धातु आपको उठानी पड़ेगी सबसे पहले, तो सेव धातु आत्मनेपदी धातु है। सेव धातु से आप कौन सा प्रत्यय करोगे, वर्तमान कालिक अर्थ में कौन सा प्रत्यय करोगे, स्त्री करोगे या सानच करोगे, सानच करोगे। क्यों? क्योंकि ये आत्मनेपदी धातु है, सानच प्रत्यय आपको करना है, स्त्री के साथ, सेव के साथ में सानच प्रत्यय करना है, ये बात आपको ध्यान में है। अब आपको इसके रूप बनाने हैं, ठीक है, रूप बनाने हैं, तो सानच प्रत्यय में आन शेष रहता है, ठीक है, आन, ठीक है साथियों, आन शेष रहता है, तो फिर आन शेष रहता है। तो अब आप जो इसके रूप बनाओगे तो रूप बनेगा सेव, सेव और अन आपको लिखना है, ऐसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, इससे पहले आप एक नियम समझ लो। जैसे सेव जो धातु है, सेव को आप कैसे पढ़ोगे, सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवंते। तो प्रथम पुरुष का जो बहुवचन रूप है वो आपका बनता है सेवंते, क्या बनता है, सेवंते। जिन धातुओं में, एक बार इसको मैं हटा के समझाता हूं आपको, देखो, जिन धातुओं में सेवते, सेवेते, सेवंते, लबते, लबेते, लबनते, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप है, तो जहां पे नते, नते ऐसा रूप आएगा, वहां पे साथियों आपको आन जो है उसको मान लिखना है, आन को आपको मान लिखना है, एक सामान्य रूप से बता रहा हूं मैं। और जहां पे नते ऐसा नहीं आता है, वहां पे आपको मान नहीं लिख के, मैं का आगम नहीं होगा, फिर आपको आन ही लिखना है। जैसे बात करते हैं, जिस तरह से देखो, वर्तमान, वर्त जो धातु है, वर्त, वर्तते ऐसा बनता है ना, तो वर्त इस तरह से। लेकिन आपको इसका अगर आप रूप पढ़ते हो, वर्तते, वर्तेते, वर्तनते, इस तरह से रूप बनता है, अंते पीछे बनता है, तो आपको इसके आगे मान लिखना है, ठीक है। जो स्वर है, जो देखो यहाँ पे सेव धातु थी, तो सेव का जो वह हलंत था, सेव का वह हलंत था, इसको तो आपको पूरा कर देना पहले। जहाँ पे सानच प्रत्यय आप लगाओगे तो हलंत को आपको हटा देना है, इस व को पूरा मान लेना पहले, तो ये आपने वह पूरा कर दिया। फिर बाद में आपको आन या मान लगाना है, तो मान कब लगाओगे, जब सेवते, सेवते, सेवंते, जब प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप में न का आगम हो रहा होगा, तब आपको मान लिखना है, ठीक है। तो आप वर्तमान ऐसा लिखोगे, क्योंकि इसका रूप भी कैसे बनता है, वर्तनते, वर्तमान, ये तो पुल्लिंग रूप हुआ, स्त्रीलिंग रूप चलेगा, तीनों स्त्री और सानच प्रत्यय में तीनों लिंगों के रूप चलते हैं, तीनों लिंगों में चलेगा। वर्तमान स्त्रीलिंग का हो जाएगा वर्तमाना, और नपुंसक लिंग का हो जाएगा साथियों वर्तमानम, इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और आपको, जैसे कहाँ पे आप ते कहाँ पे नहीं लगाओगे, इसकी बात करते हैं। जैसे एक धातु है क्री धातु, एक धातु है क्री, क्री धातु है। अब इस क्री धातु का रूप कैसे बनता है, कुर्वते, कुर्वते, कुर्वेते, कुर्वते, कुर्वेते, कुर्वते, इस तरह से। यहाँ पे अंत्य रूप नहीं बनेगा, कुर्वते, 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 कुर्वते और कुर्वते, ऐसे ही इसका रूप बनता है। यहाँ पे अंत्य रूप नहीं आता है, ठीक है, अंत्य रूप नहीं आता, तो फिर आपको क्या करना है, मान नहीं लगाना है। जहाँ पे न नहीं आता है, जहाँ पे प्रथम पुरुष का बहुवचन में आत्मनेपदी धातुओं में जिनमें न का आगम नहीं होता है, न नहीं होता है, वहां पे आपको मान नहीं लिखना, फिर आन लिखना है। जैसे फिर आपको बनाना, रूप क्या बनाना है, कुर्व तो यहाँ आ ही रहा है, तो फिर आन की मात्रा लगानी है, और कुर्वाण रूप बनेगा साथियों, कुर्वाण। अब यहाँ पे अना क्यों आया, तो आपको पता ही है, न से पहले अगर रे या से हो तो आपको न का अन बनाना है, कुर्वाण। ये तो प्रथम पुल्लिंग का रूप हुआ, स्त्रीलिंग का रूप क्या हुआ, कुर्वाणम हो जाएगा, और नपुंसक लिंग का रूप क्या हुआ, कुर्वाणम, इस तरह से। तो साथियों आपको यहाँ आपको अण देखने को मिल रहा है, तो ये सानच प्रत्यय है, ठीक है, इतना ही काफी है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अपन, हाँ एक और बात साथियों आपको ध्यान रखनी है, सत्य और जो सानच प्रत्यय है, इनको स्तव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्तव, तव, स्तव, ये द्विवचन का रूप है, तो तव यानी उन दोनों को स्तव यानी सत बोलते हैं। आप ये ध्यान रखिए, सत्री और सानच प्रत्यय दोनों को क्या बोलते हैं, सत, सत, इनकी सत संज्ञा है, सत्री और सानच को सत कहते हैं, कहने का अर्थ यह हुआ। अब अपन बात करते हैं, अगला प्रत्यय अपन लेते हैं, और अगला प्रत्यय अपना होगा कत, कत्वतु, कत और कत्वतु। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, कत जो प्रत्यय है उसको, उसका क्या रहेगा, कत प्रत्यय में क का हो जाता है लोप, बचेगा क्या, तय, ठीक है। कत्वतु प्रत्यय में क्या है, कत्वतु प्रत्यय में क और उ की मात्रा का लोप हो जाएगा, तो बचेगा क्या, त्वत, ठीक है। कत में तय शेष रहेगा और कत्वतु में त्वत शेष रहेगा, ये आपको समझना है। ये तो अपने शेष वाली बात की। अब किस अर्थ में इसका प्रयोग होता है, तो साथियों बता दूं आपको, कत और कत्वतु दोनों समान रूप से भूतकाल में प्रयुक्त होते हैं। किस अर्थ में, भूतकाल में, भूतकाल का जो अर्थ होगा उसमें ये प्रयुक्त होंगे।
इसके बाद और बात करते हैं। अब साथियों, जब कत का अर्थ भी भूतकाल है और कतवतु का अर्थ भी भूतकाल है, तो दोनों अलग अलग प्रत्ययों का क्या प्रयोजन है, फिर एक प्रत्यय का ही क्यों नहीं प्रयोग कर लेते। तो इसमें एक विशेष नियम आपको ध्यान रखना है। आपने जब मैंने प्रत्यय शुरू किए थे वहां पे वाच्यों के प्रकार बताए थे। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कृतिवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। तो भाव और क्रमवाच्य जो होंगे उनमें आपको कत प्रत्यय का प्रयोग करना है। भाव और क्रमवाच्य को आप केवल इतना समझिए, जहां कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, जहां कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा वहां पर आपको कत प्रत्यय का प्रयोग करना है, ठीक है। और जहां पे कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग नहीं है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है, वो कृतिवाच्य है, ठीक है। जहां कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी वो कृतिवाच्य कहलाएगा, और उस कृतिवाच्य के वाक्य में आपको कत्वतु प्रत्यय लगाना है, ठीक है। कृतिवाच्य में कत्वतु और कर्म और भाववाच्य में कत प्रत्यय का प्रयोग करना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। देखो, जैसे एक वाक्य में लिखूं मया, मया यानी मेरे द्वारा, ठीक है। अब मुझे भूतकाल में पट धातु से मुझे प्रत्यय करना है। उसने ऑप्शन दिया आपको कि आप या तो कत करो या कतवतु करो, ऐसा आपको बोला उसने। तो अब बताओ आप में से कौन सा प्रत्यय करूं। जो मैंने मया लिखा, मया और खालिस्तान दे दिया, फिर आपको रूप बनाना है। अब पट से आपको कत या कतवतु करना है। अब आप खुद बताइए, इसे कत करेंगे कतवतु करेंगे। इसे अपन कत प्रत्यय करेंगे। क्यों? क्योंकि मया जो शब्द है ना, ये मया शब्द आपके अस्मद शब्द की तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप है, यानी कि आपका जो कर्ता है वो तृतीय विभक्ति में है। तो फिर उसमें आप कौन सा प्रत्यय करोगे। ये कर्म या भाववाच्य का वाक्य है, ठीक है। भाववाच्य बनेगा वैसे भाई, कर्ता में तृतीय विभक्ति, उसके बाद आप क्रिया लगा रहे हो तो फिर भाववाच्य है, और बीच में कर्म आ जाता है फिर कर्मवाच्य है। तो ये भाववाच्य का वाक्य है, और भाववाच्य के वाक्य में कौन सा प्रत्यय होगा, कत होगा। पट के साथ में आप कत प्रत्यय करोगे, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं लिखता हूं स लिखा मैंने, फिर मैंने यही ऑप्शन दिया, खालिस्तान कर दिया, अब आपको रूप बनाना है, तो स के साथ में आप कौन सा प्रत्यय करोगे, स के साथ में आपको कत्वतु प्रत्यय करना है, क्योंकि जो आपका कर्ता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है, ठीक है। ये कर्तृवाच्य का वाक्य हुआ, तो इसमें आप कत के साथ में पट के साथ में कत्वतु का प्रयोग करोगे, फिर ऐसा रूप बनेगा। ये एक सामान्य बात की अपन ने। अब आगे इनके रूप बनाते हैं अपन, ठीक है। रूप कैसे बनते हैं ये बात करते हैं। तो देखो साथियों, जो जहां पे कत प्रत्यय होगा वहां पे तय शेष रहेगा। जैसे मैंने पट धातु में से मैंने कत प्रत्यय किया, पट ही लेके चल रहे अपन, क्योंकि सब में समान रूप से धातु का प्रयोग कर रहे हैं तो ठीक भी रहेगा। पट धातु से मैंने कत प्रत्यय किया है, तो इसमें साथियों कै का तो जाएगा लोप, ठीक है। अब ये मैंने पट धातु से मैंने कत प्रत्यय किया, कै का हो गया लोप। तो जिस प्रकार से अपने तव्यत प्रत्यय पढ़ा था, जिन हलंत धातुओं में आप तव्यत प्रत्यय करोगे उनमें ई का आगम हो जाता है, ईटागम होता है। तो साथियों यहाँ भी आपको ईटागम करना है। हलंत धातु में आप अगर कत प्रत्यय करते हो या फिर कत्वतु प्रत्यय करते हो तो आपको क्या करना है, ईटागम करना है, ई की मात्रा लगानी है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ई की मात्रा लगाओगे, और जो कत प्रत्यय उसका क्या शेष रहता है, तय शेष रहता है, ठीक है। अब साथियों, ये जो कत और कतुतु प्रत्यय है इनके रूप चलते हैं, तीनों लिंगों में इनके रूप बनेंगे, ठीक है। तो पुल्लिंग अगर आप करोगे तो पठित ऐसा बनेगा, स्त्रीलिंग आप करोगे तो पठिता इस तरह से बनेगा, और नपुंसक लिंग आप रूप बनाओगे तो पठितम इस प्रकार से रूप बनेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पठित पट प्लस कत, पठिता पट प्लस कत, और पठितम पट प्लस कत, ठीक है। आप विग्रह करोगे, विग्रह में अंतर नहीं आएगा, लेकिन आप वाक्य के अनुसार अगर आप उस प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हो तो आपको लिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी विग्रह में कोई ऐसा अंतर नहीं आता है, ठीक है। ये आपके समझने वाली चीज है। साथियों, जो कत प्रत्यय है उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे नियम लगते हैं। अभी नियमों की अपन बात करेंगे तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी, और आपके लिए कक्षा 12 के लिए ये सीखना थोड़ा कठिन पड़ जाएगा। तो आप केवल इनके फिर रूप याद कर लीजिए। उक्त जो रूप बना है, उक्त रूप कैसे बनता है इसकी अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो, मैंने कुछ रूप यहाँ पे जहां आपको समस्या हो सकती है उन रूपों को लिखा है। एक रूप लिखता हूं मैं, उक्त, ठीक है। उक्त जो प्रत्यय हुआ है, उक्त जो रूप बना है वो कैसे बना है, तो धातु साथियों वच, धातु है वच, उसमें आपने प्रत्यय किया कत, ठीक है, कत प्रत्यय किया है, तो यहाँ पे रूप बनेगा उक्त। अब उक्त कैसे बना है, तो वह का साथियों संप्रसारण हुआ, क्या हुआ, संप्रसारण। अब ये क्या होता है इसमें अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं,
वह का ऊ बनेगा, ठीक है, संप्रसारण होके जैसे अपन यन संधि करते हैं ना, ई का ये बनाते हैं, ठीक है, तो उसका विपरीत ये का वापस ई बनाना, ये का ई बनाना, वह का ऊ बनाना, उसको संप्रसारण कहते हैं। तो यहाँ वह का बन गया ऊ, ठीक है। और यहाँ देखो फिर यहाँ पे चे का के कैसे बना, यहाँ पे भी संधि हुई है और चे का के बन गया, तो बिल्कुल ही रूप विपरीत रूप आ रहा ना, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने ये चीजें आपके सामने लिखी है। वचनजनक कत बराबर रूप बनेगा उक्त, ठीक है, इस तरह से रूप बनेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपने उक्त जो रूप बना है उसके बारे में देखा है। अब आगे आप देखिए दृष्ट, दृष्ट रूप कैसे बना, तो ये तो स्पष्ट ही है, दृष्ट धातु है और उसमें आपने कत प्रत्यय किया है, तो साथियों रूप बनेगा दृष्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं छिन्न कैसे बना, धातु साथियों छिद, छिद धातु से आप कत प्रत्यय करोगे तो यहाँ पे रूप बनेगा छिन्न, ठीक है। बहुत सारे नियम लगते हैं, तो देखो छिद इसका दे रहेगा और तय का बन जाएगा न, और फिर यहाँ पे अनुनासिक संधि लगेगी, तो अनुनासिक में जो बाद वाला वर्ण होता है पंचम, बाद वाला पंचम वर्ण है, तो पूर्व वाले वर्ण को भी वो पंचम कर देगा, तो यहाँ पे यहाँ जो द है वो भी न बन जाएगा, रूप बनेगा छिन्न। आप तो इतना ध्यान रखिए, छिन्न जो रूप बनता है उसमें अगर प्रत्यय पूछा जाता है तो आप बताओगे छिद धातु है और कत प्रत्यय है, ठीक है। ऐसे साथियों पक्व, तीन शब्द में इसके लिए है, एक तो शुष्क, शुष्क, एक है क्षाम, एक है पक्व, पक्व। तो साथियों यहाँ तीन धातु है, शुष्क में शुष्क धातु है, क्षाम में क्ष धातु है, ठीक है, और आपका जो पक्व है इसमें पच धातु है, ठीक है। तो साथियों अगर शुष्क धातु से आप कत प्रत्यय करते हो, शुष्क धातु से कत प्रत्यय करते हो, तो शुष्क धातु से कत प्रत्यय जो करते हो, तो शुष्क धातु के साथ में जो तय शेष रहता है वो तय साथियों क बन जाता है, शुष्क धातु के साथ में तय क बन जाता है और रूप बनेगा शुष्क, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शुष्क आता है तो वहां पे आपको कत प्रत्यय करना है, तय जो है वो क में बन जाता है, ऐसा नियम है, ठीक है। क्ष धातु से आप कत प्रत्यय करते हो तो क तो चला जाएगा, तय शेष रहेगा, लेकिन क्ष के साथ में जो तय है वो तय का मैं बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही पच धातु है, पच के साथ में आप कत प्रत्यय करते हो तो जो तय है तय शेष रहेगा और पच के साथ में तय जो है वो वह बन जाता है, क्या बनता है वह, और संधि होके च का भी क बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये तीन विशिष्ट प्रकार के रूप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में अगर प्रश्न आता है शुष्क, शाम, पक्व, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है इसमें कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय है। और जैसा कि अभी अपन ने बात की थी, इनके रूप भी चलते हैं, ठीक है, रूप भी चलते हैं। तो ये जो पठित है ये पुल्लिंग का रूप है, पठिता स्त्रीलिंग का रूप है, और पठितम ये नपुंसकलिंग का रूप है, जैसे उक्त, उक्ता, उक्तम, है ना, शुष्क, शुष्का, शुष्कम, इस तरह से इनके रूप बन जाएंगे। जो अपन ने रूप बनाए हैं उनमें ही आप लिंग का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। ये साथियों आपका कत प्रत्यय हो गया कंप्लीट। इसके बाद कतोतु की बात करते हैं। कत और कतोतु में परिवर्तन सेम ही होता है, बस यहाँ पे अंतर यह है कि वहां पे तय शेष रहता है, यहाँ पे त्वत शेष रहता है, भूतकाल में प्रयोग होता है, ठीक है। दोनों को अलग अलग प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि भाव में और क्रमवाच्य में कत प्रत्यय होगा और कर्तृवाच्य में आपका कत्वतु प्रत्यय होगा, ठीक है। रूप कैसे बनेंगे, सरल है, पट धातु के साथ में आपने कत्वतु प्रत्यय किया, पट धातु के साथ में आपने कत्वतु प्रत्यय किया, तो जैसा कि अपन जानते हैं क का लोप होगा, उ का लोप होगा, तो क्या बचेगा, रूप क्या बचेगा, रूप बचेगा पठित्वत, क्या रूप बनेगा, पठित्वत, ऐसा रूप बनेगा, ठीक है, पठित्वत, पठित्वत। लेकिन ये साथियों ये जो रूप है ये नपुंसक लिंग का रूप है, किसका रूप है, नपुंसक लिंग का, और तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, तो पुल्लिंग का रूप क्या बनेगा, पुल्लिंग का रूप बनेगा साथियों पठित्वान, नपुंसक लिंग का बनेगा पठित्वती, और सॉरी स्त्रीलिंग का बनेगा पठित्वती, और नपुंसक लिंग का रूप बनेगा पठित्वत। आप तो ये याद रख लीजिए कि जहाँ पे कत्वतु प्रत्यय आप कर रहे हो तो वहां पे पीछे आपको पुल्लिंग में त्वान जोड़ना है, स्त्रीलिंग में त्वति जोड़ना है, और नपुंसक लिंग में त्वत जोड़ना है, ठीक है। ये याद कर लो आप, पठित्वान, पठित्वती, पठित्वत, लिखित, लिखित्वान, लिखित्वती, लिखित्वत, वदित्वान, वदित्वती, वदित्वत, इस तरह से याद रखो। और साथियों यहाँ देखो पट प्लस कत्वतु, यहाँ पे पठित्वत ऐसा हो रहा है तो ईटागम होता है, कत और कत्वतु में भी ईटागम होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और
जैसे आप कत प्रत्यय में पढ़ रहे थे, शुष्क धातु, शुष्क जो है शुष्क में कत प्रत्यय हो रहा है। मान लो इसमें कतवतु करोगे तो क्या बनेगा, शुष्कवान, शुष्कवती, शुष्कवत, इस तरह से क्षामवान, क्षामवती, क्षामवत, पकवान, पकवती, पकवत, इस तरह से रूप बनेंगे। ठीक है, ये आपको समझने वाली चीज है, समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते साथियों, कतवतु प्रत्यय अपना हो गया। साथ में एक चीज और आपको ध्यान देने वाली है, एक चीज का और आपको ध्यान रखना है। वो ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो, सत्री और सानच, सत्री सानच दोनों को क्या बोलते हैं, सत्री और सानच को बोलते हैं सत, सत्री और सानच को सत कहते हैं। ठीक है, कतवतु को क्या कहते हैं, कत और कतवतु दोनों, अरे सत्री सानच का जोड़ा है ना, दोनों एक ही अर्थ में आते हैं ना, वैसे कत और कतवतु का भी जोड़ा है। इन दोनों जोड़ों को आप क्या कहोगे, निष्ठा। कत कतवतु को आप निष्ठा कहते हो। इनका कत कतवतु दोनों का अन्य नाम निष्ठा है, ऐसे ही सत्री सानच का अन्य नाम सत है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये साथियों अपना कत कतवतु और सत्री सानच प्रत्यय पूरा होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कत्वा प्रत्यय। कौन सा साथियों, कत्वा प्रत्यय। कत्वा जो प्रत्यय है, कत्वा जो प्रत्यय है उसमें क का हो जाएगा लोप, क का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, शेष क्या रहेगा, त्वा शेष रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कत्वा का प्रयोग कहाँ होगा, कर के अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। ठीक है, कर के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। सूत्र की चर्चा कर लेते हैं, हालांकि सूत्र इसमें अपने तो आएगा नहीं, पर फिर भी कहाँ पे आप कर्ता कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करोगे। तो साथियों ध्यान रखना आपको, समान कर्तृक्यों, समान कर्तृ का मतलब कर्ता, समान कर्ता होने पर धात्वार्थियों, धातु के अर्थ में पूर्वकाले धात्वार्थियों, पहले पूर्वकालिक धातु के अर्थ में आपको कत्वा प्रत्यय करना है। इस सूत्र को आप समझे, जैसे एक मैं वाक्य लिखूं, मोहन खाना खाकर के गया। मैंने एक वाक्य लिखा, मोहन जो है वो खाना खा करके गया। ठीक है, तो एक यहाँ पे दो क्रिया हो रही है, एक तो खाना खाना, ठीक है, एक जाना। ठीक है, खाना खा करके गया, दो काम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसने एक काम तो कर लिया, एक काम तो कर लिया और एक उसके बाद फिर दूसरा काम किया। एक काम पहले किया, ये काम पहले किया, ये काम बाद में किया। तो जो पहले काम करते हैं उसको साथियों बोलते हैं पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया। पहले वाली जो है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे, और जो बाद वाला काम है वो आपकी अन्य क्रिया हुई। तो जो पूर्वकालिक क्रिया है, पहले जो काम हुआ है ना, उसमें आपको कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है। अब साथियों समझने वाली बात क्या है, देखो, समान कर्तृक्यों, क्रिया दो है लेकिन कर्ता तो एक ही है ना, समान कर्ता है ना, दोनों क्रिया के लिए समान कर्ता है। तो समान कर्तृक्यों, समान कर्ता होने पर धात्वार्थियों, धातु के अर्थ में दो धातु होगी, कर्ता एक होगा। तो समान कर्ता होने पर धातु के अर्थ में पूर्वकाले, जो पूर्वकालिक क्रिया है उसमें आपको कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है। इसका अर्थ साथियों ये हुआ, ये आपका नियम था, आपने समझा। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं। देखो, फिर अपन इसके उदाहरण समझ लेते हैं। सिंपल है, इसमें ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। पट धातु से आपने कत्वा प्रत्यय किया, किस अर्थ में करोगे, कर के अर्थ में करोगे। ठीक है, पट धातु से आपने कत्वा प्रत्यय किया तो साथियों रूप बनेगा, क्या तो चला गया। ठीक है, पट धातु से कत्वा करेंगे तो पट का पट शेष रहेगा। ठीक है, और फिर कत्वा का त्वा शेष रहेगा ना, पट का पट और कत्वा का त्वा शेष रहा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, तव्यत प्रत्यय जब करोगे आप तो हलंत धातु में आपको ईटागम करना है, कत्वतों में भी आपको हलंत धातु में ईटागम करना है। ऐसे ही साथियों जहाँ कत्वा प्रत्यय होगा वहां भी आपको ईटागम करना है, तो रूप बनेगा पठित्वा। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग ऐसे रूप बनेंगे क्या, बिल्कुल नहीं बनेंगे। कत्वा में लिंग नहीं चलते हैं, कत्वा में केवल एक ही रूप बनेगा। जैसे पट से आप कत्वा किया, पठित्वा रूप बना। ठीक है, ऐसे और भी धातु है, जैसे पृछ धातु, पृछ धातु है, पृछ नहीं पूछना, पृछ धातु से आपने कत्वा किया, रूप बनेगा पृष्ठवा। ठीक है, कत्वा करोगे आप, रूप बनेगा पृष्ठवा। ठीक है, हालांकि पृछ धातु भी हलंत धातु है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ईटागम नहीं होगा, वो रूप बनेगा पृष्ठवा। रूप याद कर लो, फिर नियम चलते हैं, या तो नियम याद करने पड़ेंगे या फिर रूप आप देख लो, याद कर लो। ठीक है, ऐसे ही पित्वा,
अब पित्वा का क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। पित्वा में धातु है साथियों पा, पा धातु के साथ में आप प्रत्यय कर रहे हो पत्वा। तो आक्रांत जो धातु होती है, जैसे पा है, दा है, इस तरह से, तो आक्रांत जो धातु होती है उसमें आप क्या करोगे, उसमें आपको ई बनाना है, आ का ई बनाना है। जैसे पित्वा है, आ की मात्रा तो उसको ई करना है, तो रो बनाना पित्वा। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। ठीक है, और एक मैं बताऊं आपको, जैसे एक रूप बनता दत्वा, दत्वा। ठीक है, तो दा धातु के साथ में अलग नियम है, धातु तो यहाँ दा है, ठीक है ना, दा है, और प्रत्यय कर रहे हो आप कत्वा, तो यहाँ पे ई की मात्रा क्यों नहीं लगी। दा धातु का अलग नियम साथियों, दा का रूप बनता दद, दा को आपको दद बनाना है, पा को पी बनाना है, दा को दद बनाना है। इस तरह से कुछ बहुत सारे नियम लगते हैं, ऐसे नियम है, तो आपको ध्यान रखना है। अब हत्वा, हत्वा में क्या है, हत्वा में साथियों धातु है हन, हन धातु से आप कत्वा प्रत्यय करोगे तो रूप बनेगा हत्वा, न का लोप हो जाएगा, यहाँ पे न का लोप, यहाँ पे क का लोप, रूप बन गया हत्वा। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। तो पठित्वा पढ़ा आपने, पृष्ठवा पढ़ा, पित्वा पढ़ा, हत्वा पढ़ा। एक दृष्ट धातु से आप कत्वा प्रत्यय करोगे, दृष्टवा रूप बनेगा। ठीक है, और विशेष बात क्या है, प्रत्ययुक्त पद जो है वो अवयव होगा। ये जो आपका कत्वा प्रत्यय है वो अवयव है, अवयव का मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, जो लिंगों में नहीं चलता है। ठीक है, प्रत्यय अवयव है, तो जिस धातु या शब्द में जो प्रत्यय लगेगा अवयव, अगर प्रत्यय अवयव है तो उसकी प्रकृति कैसी भी हो, जिसमें लगेगा उसको पूरे को, प्रकृति को भी फिर क्या बना देगा, अवयव बना देगा। इस बात को आप ध्यान रखें। प्रत्ययुक्त यानी कि मिला हुआ जो पद है, जैसे मैंने पट धातु से कत्वा प्रत्यय किया है, पठित्वा जो रूप बना है, ये पूरा रूप क्या बन गया, ये पूरा रूप भी अवयव बन गया, क्योंकि अवयव युक्त प्रत्यय से अवयव वाला प्रत्यय जुड़ा ना, तो पूरा पद ही अवयव युक्त हो गया है। फिर साथियों बात करते हैं लेप प्रत्यय। ये लेप प्रत्यय क्या है, लेप प्रत्यय में ले का लोप होगा, पै का लोप होगा, ये शेष रहेगा जो आपकी पहचान का काम करेगा। ये शेष रहने वाले प्रत्यय अपने और भी पढ़े थे, लेकिन उनका अलग मामला है, इसका अलग मामला है, क्योंकि वो चाहिए और योग्य अर्थ में आ रहे थे, वो तृतीय प्रकार के प्रत्यय थे। ये वैसा नहीं है, ये करके अर्थ में प्रयुक्त होता है। कत्वा का भी प्रयोग करके अर्थ में आता है, लेप प्रत्यय का भी प्रयोग करके अर्थ में आता है। ठीक है, जब कत्वा का प्रयोग करके अर्थ में आ रहा है, फिर लेप की जरूरत क्यों पड़ी, तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि धातु से पहले अगर उपसर्ग आ रहे, क्या रहे हैं, उपसर्ग, जैसे प्र आ गया पहले है ना, प्र आ रहा है, फिर धातु आ रही है आपकी हरी धातु है। ठीक है, फिर आप इसे करके अर्थ में प्रत्यय करते हो, लेप प्रत्यय करते हो, तो साथियों इसका रूप अलग बनेगा। ठीक है, प्रहरित्य ऐसा रूप बनेगा। ठीक है, इसमें वो तकार का आगम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे साथियों जैसे एक शब्द प्र धातु से आपने प्र उपसर्ग है, फिर धातु आ गई नम, और करके अर्थ में आपको प्रयोग करना है। देखो आपको करके अर्थ चाहिए, धातु आपके सामने है, तो धातु के साथ आपको करके अर्थ में कत्वा जोड़ देना है, लेकिन धातु से पहले उपसर्ग आ गया और आपको अर्थ चाहिए करके, तो फिर आपको कत्वा के स्थान पे लेप प्रत्यय का प्रयोग करना है। ठीक है, प्र प्लस नम प्लस लेप, तो रूप क्या बनेगा साथियों, प्रणम्य। क्या रूप बनेगा, प्रणम्य, इस तरह से रूप बनेगा। ठीक है, ये अपन ने समझा। इसका एक बार जो सूत्र भी अपन समझ लेते हैं, मैंने सूत्र लिखा है, अवयव पूर्व पदे, पूर्व पद में अवयव होने पर, पूर्व पद में अवयव होने पर, या यूं कहे अवयव का मतलब उपसर्ग, पूर्व पद में अवयव युक्त पूर्व पद होने पर, या यूं कहे धातु से पहले उपसर्ग होने पर, अन्य समास से, अन्य, देखो धातु से पहले उपसर्ग है, धातु से पहले क्या है, उपसर्ग है, धातु से पहले उपसर्ग है। ठीक है, धातु से पहले उपसर्ग है और आपको करके अर्थ चाहिए, तो वहां पे आपको लेप प्रत्यय लगाना है। धातु से करके अर्थ में कत्वा प्रत्यय होगा, लेकिन उपसर्ग पहले आ गया तो फिर आपको लेप प्रत्यय करना है, ये बात समझने वाली है। ठीक है, और ऐसा समास में होता है, समास में, समास युक्त पद में, समस्त पद में धातु से पहले अगर अवयव है, उपसर्ग है, तो आपको वहां पे लेप प्रत्यय करना है। लेकिन ध्यान रहे साथियों, अनिय समासे, अनिय समासे, समास में आपको ऐसा करना है, लेकिन अनिय, एक समास का भेद है निय समास, निय समास, तो ये क्या कह रहा है, अनिय, यानी कि निय समास नहीं होना चाहिए, उसका विपरीत भाव होगा ना, अनिय समास से, नए समास से भिन्न या नए समास नहीं होना चाहिए, और फिर आपका उपसर्ग युक्त धातु हो तो उससे आप करके अर्थ में
लेप प्रत्यय करोगे, कत्वा लेब आदेश स्यात्, कत्वा का लेब आदेश हो जाएगा। देखो इसमें बात क्या है, एक तो उपसर्ग है, उपसर्ग युक्त धातु में आप करके अर्थ में लेप प्रत्यय करोगे, कत्वा के स्थान पे लेप करोगे, बात यह है। ऐसा समास में होता है, समास में ही ऐसा होता है, लेकिन वो समास नियत समास नहीं होना चाहिए, अनियत समास है, ठीक है, ये बात थी। इसमें मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, इनको आप एक बार देख लो। जैसे समपठ्य धातु, पट धातु है, धातु आपकी पट है और आपको कर के अर्थ चाहिए तो आप कर्तव्य प्रत्यय करोगे, लेकिन दिक्कत ये कि कर्तव्य प्रत्यय तब करोगे ना जब इसमें केवल धातु आएगी। धातु से पहले अगर उपसर्ग आ गया तो फिर आपको कत के स्थान पे, कत्वा के स्थान पे लेप प्रत्यय करना है, ठीक है, लेप प्रत्यय आप करोगे, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे इसको तो मिला दोगे आप, उपसर्ग को तो मिला दोगे, ये आपका मैं का अनुसार बन गया, सम प ओठ आधा ही है। अब लेप प्रत्यय में ल और प का लोप हुआ, रूप बनेगा समपठ्य, ठीक है, इस तरह से। समपरिचय, सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, हलंत धातु है प्रिच, प्रिच धातु से आपने करके अर्थ चाहिए तो लेप प्रत्यय करोगे, कत्वा तो कर नहीं सकते क्योंकि उपसर्ग आ गया, ठीक है। अभी लेप का जो ले और पैतु हुआ हो गया लोप, बचा क्या, सम धातु से आपने सम, देखो सम मैं का आपका अनुसार बन गया प्री, सम प्री छय, और ये संप्रीच्य, इस तरह से इसका रूप बनेगा साथियों, संप्रीच्य है ना, इस तरह से इसका रूप बनेगा। देखो और आपके पास शब्द है निपाय, निपाय का क्या है, देखो निपाय जो है साथियों, इसमें आपको ध्यान देना है, नी उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, ठीक है, और पीछे ये शेष है, जहाँ ये शेष रहता है वहां लेप प्रत्यय है, तो आपको पहले तो लिखो नी, धातु क्या है, धातु है पा, और उसमें हो रहा है लेप प्रत्यय, ठीक है, लेप प्रत्यय करके अर्थ में होता है, तो इस निपाय पद का अर्थ होगा पी करके, ठीक है। यहाँ पे पीतो भी आ सकता है लेकिन पहले नी उपसर्ग आ गया इसलिए पी करके इस अर्थ में आपने यहाँ पे लेप प्रत्यय किया, नी उपसर्ग होने से, तो इसका अर्थ हो जाएगा निपाय, है ना, निपाय। निहत्य, देखो नी उपसर्ग है, धातु है आपकी हन, हन धातु, अब इससे आप प्रत्यय कर रहे हो, करके अर्थ में प्रत्यय कर रहे हो, तो यहाँ पे कत्वा नहीं हो सकता है क्योंकि उपसर्ग पहले आ गया, इसलिए आपको लेप करना पड़ेगा उसी अर्थ में, नी हन प्लस धन लेप, नी धातु से नी उपसर्ग पूर्व हन धातु से आप लेप प्रत्यय कर रहे हो, तो रूप क्या बनेगा, नी है, न का हो जाएगा लोप, ये शेष बचेगा, और यहाँ तू आगम हो जाएगा, होगा तो रूप बनेगा निहत्य, इस तरह से साथियों रूप बनेगा। और ये नियम जो प्रत्ययुक्त पद अवयव होगा ये इसमें भी लागू होगा, ये जो नियम है ये इसमें भी नियम होगा। अब साथियों बात करते हैं तुमुन प्रत्यय की, कृत प्रत्ययों का, कृत प्रत्ययों का ये अंतिम प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय में ऊ का भी लोप होगा, न का भी लोप होगा, रूप बचेगा तुम, शेष क्या रहेगा तुम, यानी कि जिसमें भी आप तुम देखने को मिलेगा वहां कौन सा प्रत्यय है, वहां तुमुन प्रत्यय है। जैसे गंतुम, अब इसकी धातु तो आप बाद में सोचना, पहले तुम शेष है तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, ये बात है। अब जब इसका आप थोड़ा विच्छेद अपने को इसका करना पड़ेगा, तो गम धातु है और इसका तुमुन प्रत्यय है, जब आप अलग करोगे तो पूरा लिखना पड़ेगा, गम धातु में तुमुन प्रत्यय है तो रूप बनेगा गंतुम, ठीक है, इस तरह से। तो तुमुन प्रत्यय जो है, तुमुन प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तुम शेष रहता है, किस लिए इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, के लिए अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, के लिए अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। साथियों देखो अपन ने एक प्रत्यय पढ़ा जो वर्तमान काल के लिए प्रयोग होते हैं, कौन कौन से, सत्रि और सानिच। उसके बाद में अपन ने वो प्रत्यय पढ़े जो भूतकाल में प्रयोग होते हैं, कथ और कथवतु, ठीक है। तुमुन जो प्रत्यय साथियों वो भविष्य अर्थ में प्रयोग होगा, भविष्य काल के लिए प्रयोग होगा, ठीक है। एक वाक्य लिख के समझाता हूं मैं आपको, जैसे मैं पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए जाता हूं, मैं पढ़ने के लिए जाता हूं, मैं पढ़ने के लिए जाता हूं, यहाँ वाक्य है, ठीक है। यहाँ पे भी साथियों दो क्रिया साथ हो रही है, एक तो पढ़ना एक जाना, ठीक है। तो जो पूर्वकालिक क्रिया है, पहले पढ़ने के लिए जाता हूं, देखो मेरा मूल जो काम है, मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना या जाना, मुख्य क्रिया मेरी पढ़ना है, मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना है। जाना तो उसके लिए क्रिया हो गई, जाना तो इस पढ़ने क्रिया के लिए सहायक क्रिया हो गई, ठीक है। मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ, मेरा काम पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मैं जाकर के पढ़ूंगा, ठीक है। देखो भविष्य काल का प्रयोग हुआ, जाकर के पढ़ूंगा मैं, इसलिए मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ, पहले जाता हूँ फिर पढ़ता हूँ, ठीक है, जाऊंगा तब पढ़ाई होगी, ठीक है। तो यहाँ मुख्य क्रिया पढ़ना है, तो इसका सूत्र आता है क्रियार्थ, और ये जो जाता हूँ ये क्या है,
ये क्रिया है, कौन सी क्रिया? क्रियार्था क्रिया। क्रिया के लिए की जाने वाली क्रिया को क्रियार्था क्रिया कहते हैं। तो जाता हूं यहाँ पे क्रियार्था क्रिया है, ठीक है। क्रियार्था क्रियार्थम क्रियायाम, क्रियार्था क्रिया के उपपदे उपपद में होने पर, क्रियार्था क्रिया के साथ में होने पर जो मुख्य क्रिया है आपकी, मुख्य क्रिया में आपको तुमुन प्रत्यय लगाना है, ठीक है। ये साथियों आपको समझने वाली बात थी। एक बार फिर से आपको मैं अपनी भाषा में समझा देता हूँ। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए में होता है, ठीक है। क्रियार्था की दो क्रिया होगी, एक तो मुख्य क्रिया, एक सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को क्रियार्था क्रिया बोलते हैं। तो क्रियार्था क्रिया के होने पर, सहायक क्रिया के वाक्य में होने पर जो मुख्य क्रिया है उसमें आपको तुमुन प्रत्यय लगाना है। तुमुन प्रत्यय आप किसमें लगाओगे? मुख्य क्रिया में या सहायक क्रिया में? सहायक क्रिया को क्रियार्था क्रिया भी बोलते हैं। क्रियार्था क्रिया में लगाओगे कि मुख्य क्रिया में लगाओगे? तो मुख्य क्रिया में आपको तुमुन प्रत्यय लगाना है। जैसे मैं पढ़ने के लिए आता हूँ, पढ़ने के लिए, तो पढ़ना में पढ़ने के लिए मुझे ये अर्थ चाहिए, तो पढ़ धातु में आप तुमुन प्रत्यय करोगे तो बन जाएगा पठितुम, पठितुम, और इसका अर्थ होगा पढ़ने के लिए। गम धातु में आप तुमुन प्रत्यय करोगे गंतुम, जाने के लिए। क्रीड धातु में आप तुमुन प्रत्यय करोगे क्रीडितुम, खेलने के लिए, ठीक है। पातुम, पीने के लिए। इस तरह से के लिए अर्थ में आपको तुमुन प्रत्यय करना है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। इसके बाद साथियों अपन बात करते हैं, अच्छा इसमें एक चीज और हो रही है, इसमें ईट का आगम हो रहा है, ठीक है। तवियत प्रत्यय में ईट का आगम होता है, कतों में ईट का आगम होता है, कत्वा में ईट का आगम होता है, और तुमुन प्रत्यय में भी ईट का आगम आपको करना है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो पठितुम, ठीक है, ये रूप बन गया। कुछ रूप और देखते हैं इसके, जैसे श्रेष्ठुम, श्रेष्ठुम ये रूप बना है। कैसे बना है? तो आपको केवल रूप याद कर लो आप। तो श्रीज धातु है, श्रीज धातु, श्रीज धातु से प्रत्यय हो रहा है तुमुन, श्रीज धातु से तुमुन प्रत्यय करोगे तो रूप बनेगा श्रेष्ठुम। इतना ही पर्याप्त है, नियमों में अपन को जाने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञातुम धातु है, ज्ञा धातु और तुमुन प्रत्यय है, ज्ञा प्लस तुमुन, ठीक है। गंतुम, अभी बात की थी अपन ने, गम धातु में, गम धातु में तुमुन प्रत्यय है, गम धातु में तुमुन प्रत्यय है, तो रूप बना गंतुम, इस तरह से, ठीक है। ये आपका साथियों तुमुन प्रत्यय भी होता है। और तुमुन प्रत्यय भी क्या है? अवयव है। तुमुन प्रत्यय अवयव वाला प्रत्यय है, यानी इसके रूप नहीं बनेंगे, और इससे मिला हुआ पद भी पूरा क्या हो जाएगा? अवयव बन जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है, कत्वा, लियप और तुमुन इनके रूप नहीं बनते हैं। सत्री, सानच, कत तो उनके रूप बन रहे थे, ठीक है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। और यत और क्यप इनके नपुंसक लिंग में रूप बन रहे थे, ठीक है। और तवेत और अनियर उनके तीनों लिंगों में रूप चल रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ साथियों अपना कृत प्रत्यय का जो प्रकरण था वो समाप्त हो गया है। अब साथियों तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है। तद्धित प्रत्यय अपन पढ़ने वाले हैं। देखो अब यहाँ से अपन तद्धित प्रत्यय का प्रकरण पढ़ने वाले हैं। साथियों तद्धित प्रत्यय कौन सा होता है आपको पता है भली भांति। तद्धित प्रत्यय वो प्रत्यय होंगे जो शब्दों के साथ होते हैं, जो धातुओं के साथ होते हैं वो कृत प्रत्यय, और जो शब्दों के साथ में होते हैं वो तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। तो ये मतुप है, इनी है, थन है, ठक है, त्व है, तल है, टाप और अंगी, हालांकि ये सत्री प्रत्यय है लेकिन फिर भी ये भी शब्दों के साथ होते हैं, तो ये तद्धित प्रत्यय का ही एक भेद हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ये 5 प्रत्यय आप तद्धित के पढ़ोगे, और 2 प्रत्यय अलग से आप स्त्री प्रत्यय जो है वो तद्धित का ही भेद है, उसको भी आप पढ़ोगे, ठीक है साथियों। हालांकि अपन ने जो ऊपर पढ़ा था कृत जो प्रत्यय वही महत्वपूर्ण है, उन्हीं से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, लेकिन ये प्रकरण भी साथियों बहुत सरल है, इसको आपको एक बार पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी अपन अध्ययन करते हैं। अब अपना तद्धित प्रत्यय का भेद चल रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं मतु प्रत्यय की। मतु प्रत्यय जो है ये कैसा प्रत्यय है? तो ये साथियों तद्धित प्रत्यय, पहली बात तो ये, क्योंकि शब्दों से होता है। अब मतु प्रत्यय में शेष क्या रहता है? ऊ का लोप होगा और पै का भी लोप होगा, मत बचेगा साथियों। क्या बचेगा? मत। किस अर्थ में प्रयोग होता है? वाला अर्थ में प्रयोग होता है। तद अश्य अस्थि, वह इसका है, या अस्मिन अस्थि, या इसमें है, इस सूत्र से मतु प्रत्यय होता है। वह इसका है या इसमें है, वह इसका है, मतलब वाला अर्थ को मिला के यहाँ निकल रहा है सूत्र। अगर आप देखते हो तद अश्य अस्मिन अस्थि ये है। हालांकि काफी कक्षा का समय हो गया, मैं ज्यादा सूत्रों की चर्चा नहीं करूंगा, आपको सामान्य रूप से जो नियम चलते हुए बता दूंगा। मतु प्रत्यय में मत शेष रहता है, वाला अर्थ में यह प्रयुक्त होता है। अब जैसे रूप बन रहे हैं, मतु प्रत्यय में मत शेष रहता है, ठीक है। तो ये मत जो शेष रहता है वो किस लिंग में रहेगा? नपुंसक लिंग में। किस लिंग में? नपुंसक लिंग में। तो पुल्लिंग में फिर क्या रूप रहेगा? तो साथियों पुल्लिंग में रहेगा मान, मान। नपुंसक लिंग में रहेगा माना, और स्त्रीलिंग जो
सॉरी स्त्रीलिंग में रहेगा माना, और जो नपुंसक लिंग है उसमें रहेगा मानम, इस तरह से। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, हर जगह मान ही नहीं होता है, या तो मान मिलेगा आपको या फिर साथियों वान मिलेगा, वान, वान, वाना और वानम, ये आप समझ लीजिए एक बार, वान, वाना, वानम, या तो आपको मान मिलेगा या आपको वान मिलेगा, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। आप इस रूप को याद कर लो, मान, माना, मानम या वान, वाना, वानम, ये आपका मतु प्रत्यय है। ठीक है, ऐसा हालांकि कत कतों में या सानच कतों या सानच प्रत्यय भी ऐसे रूप बनते हैं, जैसे पठितवान, वहां भी वान आ रहा है, लेकिन उसमें और इसमें अंतर है साथियों, क्योंकि पठितवान एक तो ऐसा रूप है, पठितवान ऐसा रूप आ रहा है, एक तो एक आ रहा है, एक आ रहा है ज्ञानवान। ठीक है, देखो वान यहाँ भी है, वान यहाँ भी है, लेकिन साथियों अंतर है, दोनों के वान में अंतर है, वान यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन ये आपका जो वान है धातु के साथ में है। ठीक है, तो वो कत प्रत्यय हो जाएगा, कतोतु हो जाएगा, सॉरी, और यहाँ पे ज्ञानवान है, तो यहाँ जो वान है वो आपके शब्दों के साथ है, तो वान शब्दों के साथ होने वाला केवल एक ही प्रत्यय, वो मतुप है। ठीक है, तो ये आपका हुआ। अब आप रूप बनाते सीधे, जैसे एक शब्द ज्ञान, ज्ञान, अब ज्ञान से आपको वाला अर्थ में, वाला अर्थ आपको चाहिए तो आप प्रत्यय करोगे मतुप। ठीक है, अगर अगर इसका आपको पुल्लिंग में प्रयोग करना है तो आप बनाओगे ज्ञानवान, ज्ञानवान। ठीक है, स्त्रीलिंग में करोगे तो ज्ञानवाना, और नपुंसकलिंग में करोगे तो ज्ञानवानम, ज्ञानवानम, इस तरह से रूप बनेंगे। ठीक है, ये आपका हुआ। अब साथियों मैंने एक और रूप लिखा इसका, बुद्धिमान, बुद्धिमाना, बुद्धिमानम, बुद्धि, बुद्धि से आपको मतु प्रत्यय करोगे। ठीक है, क्योंकि बुद्धि क्या शब्द ही तो है, शब्दों से मतु तदित प्रत्यय होते हैं, और मतु तदित का ही एक भेद है, तदित का ही एक प्रकार है, तो बुद्धि से आप मतु करोगे, रूप बनेगा बुद्धिमान, बुद्धिमान पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग में करोगे तो बुद्धिमती, और नपुंसकलिंग में आप रूप करोगे तो बुद्धिमत, इस तरह से। ठीक है, ये आपके रूप बनेंगे। अब देखो, देखो साथियों यहाँ समझने वाली बात है, वहां पे था ज्ञानवान, यहाँ पे था बुद्धिमान, तो वहां पे तो ज्ञान के साथ में वान बन रहा था, बुद्धि के साथ में मान बन रहा है, ऐसा क्यों? तो आपको ध्यान देना है, यहाँ सिंपल सा नियम है, जिन शब्दों में जो अकरंत जिन शब्दों के अंत में एक ही मात्रा आ रही है, या जिन शब्दों के अंत में मैं आ रहा है, ठीक है, जिन शब्दों के अंत में एक ही मात्रा आ रही है या फिर मैं आ रहा अंत में, तो वहां पे आपको वान लिखना है। क्या लिखना है? वान, ऐसा रूप बनाना है। और जिन शब्दों के अंत में ऐसे भिन्न स्वर, ऐसे भिन्न स्वर आ रहा है, ऐसे भिन्न स्वर आ रहा है, ई ऊ ऐसे स्वर बन रहे हैं, ई बनता है, ऊ बनता है, वहां पे आपको मान लिखना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये मुझे समझाना था आपको, बस ये हो गया आपका मतु प्रत्यय। ठीक है, वान वना वनम या मान माना मानम, ऐसे याद कर लो आप, तो शॉर्ट रूप ये हो गया, वान वाना वनम, वान वाना वनम या मान माना मानम। फिर साथियों इन्हीं की बात करते हैं, अब के प्रत्यय बहुत सरल है, इन्हीं की बात करते हैं। इन्हीं जो प्रत्यय है उसमें ई की मात्रा चली जाती है, तो साथियों इन शेष रहता है। क्या शेष रहता है? इन। इसका अर्थ क्या है? वह इसका है या इसमें, ऐसा इसका अर्थ है। और किस में लगेगा ये? हस्व अकारांत जो शब्द है, हस्व अकारांत यानी छोटा ए वाला जो शब्द है, उसमें इन्हीं ठनों, इन्हीं प्रत्यय भी लगता है और ठन प्रत्यय भी लगता है। अपने को ठन से तो काम नहीं, अपने को इन से काम है। तो हस्व अकारांत जो शब्द है उनसे आपका इन प्रत्यय होगा। जैसे एक शब्द दंड, दंड, अब दंड क्या है? दंड, दंड के अंत में किसकी मात्रा है? एक ही मात्रा है, तो इससे आपको वह इसका है, इस अर्थ में आपको इन प्रत्यय करना है। ठीक है, इन्हीं प्रत्यय करना है, दंड दन इन्हीं। अब आप ऐसा करते हो तो इन्हीं जो प्रत्यय है उसमें साथियों इन शेष रहता है, इन, तो ई की मात्रा इसमें मिल जाएगी, रूप बनेगा दंडिन, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से रूप बनेगा। और यहाँ पे क्या है? या तो इन शेष रहता है या इनका बड़ी बन जाएगा। न को आप हटा, न का हट, अगर न हटता है, न हट भी जाता है, न हटेगा तो फिर ई की मात्रा बड़ी हो जाएगी। तो दंडिन या दंडी ऐसा पद आपको देखने को मिले, वहां आपका इन्हीं प्रत्यय है। ठीक है, ऐसे ही योगिन, योगिन, तो योग शब्द है, योग से आपने इन्हीं प्रत्यय किया तो रूप बनेगा योगिन, योगिन। क्या बनेगा? योगिन, योगिन। अगर आप इसका न हटा देते हो तो फिर आपका जो ई है बड़ा हो जाएगा, रूप बनेगा योगी, इस तरह से। ठीक है, ये आपका हुआ।
दंडिन और योगिन। फिर साथियों बात करते हैं ठक की। ठक प्रत्यय में क्या होता है, देखो ठक प्रत्यय में क का लोप हुआ, बचेगा ठ, क्या बचेगा ठ। अब ध्यान देने वाली बात है, जो ठ बचा उसका इक हो जाता है, ठ का क्या हो जाता है इक, जो आपका ठ बचेगा ठ का इक बनेगा, आगे जाके ठ का इक बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जैसे दंड, दंड से आपने ठन प्रत्यय किया, ठन, तो न तो हो गया इसका गायब, बचा ठ, अब ये ठ जो है वो इक बनेगा। ठीक है, अब आपके सामने शब्द आ गए दंड प्लस इक, दंड प्लस इक। अब साथियों एक और ध्यान देना है, आप इक जोड़ोगे, दंड में आप इक जोड़ोगे तो ये बनेगा दंडिक, लेकिन इक जो जुड़ता है वो आगे की मात्रा को बड़ी कर देता है, तो रूप बनेगा दांडिक, वृद्धि करता है। ठन प्रत्यय जहाँ कहीं लगेगा वो वृद्धि करता है। हिंदी में पढ़ते हैं जैसे इतिहास धन इक, तो इक जहाँ कहीं लगेगा वो आगे का जो स्वर है उसकी वृद्धि करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे शब्द है न्याय, न्याय में आपने ठग किया तो रूप क्या बनेगा, कह तो गया ठ बचा, वो ठ का इक बनता है तो रूप बनेगा न्यायिक। ठीक है, न्यायिक, क्योंकि यहाँ पहले से ही वृद्धि है तो फिर वृद्धि रहेगी। फिर क्या बनेगा भाई, पहले से ही वृद्धि हो रही है, नहीं देखो न्याय जो पद है इसमें इसका देखो संधि विच्छेद करोगे आप, पहले संधि विच्छेद करो आप, न्याय जो बना वो निधन आय, ऐसे बना निधन आय। ठीक है, नी उपसर्ग है, आय है, और फिर उससे लगा ठक प्रत्यय। तो साथियों जो नी है ई की मात्रा है, तो ई की मात्रा को आपको वृद्धि करनी है, तो नी का ने हो जाएगा। ठीक है, ने, और फिर आपका ने यायिक, ने यायिक है ना, ने यायिक ऐसा पद बनेगा, ये आपका हो गया ने यायिक। एक मिनट, ने यायिक, ऐसे ही पुराण है, पुराण से आपने, अरे हिंदी में एक प्रत्यय करते हो ना, जैसे पुराण से आपने इक किया तो क्या होगा, क्या बनेगा, ऊ की मात्रा है तो ऊ की मात्रा को ओ औ बनाओ सीधा, पौराणिक ऐसा। अरे प्रत्यय आप ठक कर रहे हो, लेकिन ठक को इक का ठक जो है उसका क चला गया, ठ बचा, वो ठ को आपको इक बनाना है, इस तरह से आप ध्यान रखें। ये हो गया। सूत्र भी है ठस्य इक, ठस्य इक, ठस्य इक का मतलब ठस्य यानी ठ का इक, ठस्य इक, ठ का इक हो जाता है ऐसा, तो इसकी संधि आप करोगे अ और ई मिलके ए हो जाएंगे तो रूप बनेगा ठस्यक, ठस्यक यानी ठ का इक हो जाता है बस। त्व प्रत्यय साथियों, त्व में त्व शेष रहता है, किस अर्थ में, उसका भाव या उसका समूह, इस अर्थ में, एक मिनट हटा देता हूँ, ये आगे के प्रत्यय और सरल है। त्व प्रत्यय में त्व शेष रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, किस अर्थ में, उसका भाव या उसका समूह, इस अर्थ में इसका प्रयोग होगा। सूत्र आता है तस्य भावो त्वतलो, तस्य भाव इस अर्थ में त्वत और तल प्रत्यय होता है, तस्य भाव उसका भाव या समूह, तस्य भाव यानी उसका भाव, इस अर्थ में त्वत और तल दोनों प्रत्यय होते हैं। साथियों त्व प्रत्यय लगाओगे त्व शेष रहेगा, जैसे आपने मनुष्य में त्व प्रत्यय लगाएगा तो क्या बना, मनुष्य धन त्व बराबर मनुष्यत्व। ठीक है, ऐसे रूप बनेंगे। स्त्री में आपने त्व प्रत्यय लगाया स्त्रीत्व, पात्र में आपने त्व प्रत्यय लगाया पात्रत्व। ठीक है, ऐसे रूप बने। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जहां पे आप त्व प्रत्यय करोगे वो नपुंसक लिंग में बनेगा, वो रूप क्या बनेगा, नपुंसक लिंग में। पीछे मैं लगा दूं, जैसे मनुष्य है मनुष्यत्वम, सत्री सत्री सत्रीत्वम, पात्र पात्रत्वम, इस तरह से। ठीक है, फिर साथियों अगली बात करते हैं, अगला प्रत्यय तल प्रत्यय। तल प्रत्यय में क्या है, तल जो प्रत्यय है उस तल प्रत्यय में तय का होगा लोप, ठीक है, लय का होगा लोप और शेष रहेगा ता। ठीक है, तल प्रत्यय में लय का लोप हुआ और लय का लोप होने की वजह से यहाँ पे ता बच गया फिर। ठीक है, तल का ता आपको ये ध्यान रखना है, जहां पे तल प्रत्यय होगा वहां पे ता शेष रहेगा, ये ध्यान रखो आप। किस अर्थ में, तो उसका भाव इसी अर्थ में इसका प्रयोग होता है, ये सूत्र कह रहा है ना, तस्य भाव इस अर्थ में त्वत प्रत्यय भी होता है और तल प्रत्यय भी होता है। ये त्वत जो साथियों है ना वो त्व प्रत्यय है, त्वत कह दो चाहे त्व कह दो, त्वत अगर आएगा तो त्वत में तय का लोप होगा, त्व ही बचेगा फिर। ठीक है, तो त्वत यानी कि त्व और तल प्रत्यय में तस्य भाव अर्थ में प्रत्यय होता है। ठीक है, सूत्र ये हो गया। और इसका क्या शेष रहता, ता शेष रहता, जैसे मनुष्य में आपने तल प्रत्यय किया तो बनेगा मनुष्यता, स्त्री में आपने ता किया स्त्रीता, पात्र में आपने ता प्रत्यय किया पात्रता, जनता, देखो जन में आपने ता प्रत्यय किया, जन में आपने तल प्रत्यय किया तो वो बनेगा जनता। अगर आपको अलग करने का बोले कि जनता का प्रकृति प्रत्यय करो आप
तो आपको जन प्लस तल लिखना है, ठीक है। और ये जो जनता है ये किस अर्थ में आया है, उसका भाव अर्थ में नहीं आया, उसका समूह इस अर्थ में आया है। लोगों का समूह वो जनता, और मनुष्य से भाव, मनुष्यता का भाव जो है मनुष्यता है, ये भाव अर्थ में आया है। और जनस्य समूह, लोगों का समूह वो जनता, इस अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। और ध्यान रखो ये नित्य स्त्रीलिंग रूप है, हमेशा स्त्रीलिंग में ही चलता है साथियों। ये अपने तद्धित प्रत्ययों का प्रकरण। अब बात आती है स्त्री प्रत्यय, जो कि आप जानते हो स्त्री प्रत्यय भी तद्धित प्रत्यय का ही एक भेद है। स्त्री प्रत्यय में एक तो टाप है, एक अंगीप है, बहुत सरल है। टाप में ट का लोप होगा, प का लोप होगा, आ बचेगा। अंगीप में अंग का लोप होगा, प का लोप होगा, ई बचेगा, ठीक है। इनका प्रयोग अपन क्यों करते हैं, तो सत्रित्व विवक्षा में स्त्रीलिंग बनाने में इनका अपन प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग बनाने में अपन इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका, टाप का भी, अंगीप का भी, ठीक है। इनका साथियों सूत्र आता है, इस सूत्र को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब स्त्रीलिंग बनाना है आपको तो उसमें टाप प्रत्यय है, तो आप अंगीप का प्रत्यय का प्रयोग क्यों कर रहे हो भाई। स्त्रीलिंग आपको बनाना है तो टाप का कर लो, लेकिन नहीं, टाप का प्रयोग अलग जगह होता है, अंगीप का प्रयोग अलग जगह होता है। अब टाप का कहाँ प्रयोग हुआ है, तो एक है आजादी टाप, आजादी टाप, आजादी में टाप प्रत्यय होगा। आजादी का मतलब क्या है, देखो इसको आप, इसकी भी संधि करोगे आप, अच आदि, जिनमें स्वर है, जिनमें स्वर है, स्वरों से आप टाप प्रत्यय करोगे, इसका सीधा सा अर्थ है जिन शब्दों में स्वर है उनसे आपको टाप प्रत्यय करना है, ठीक है। ये आपको समझना है। टाप, आपको स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं, स्त्रीलिंग शब्द बनाने तो आपके पास दो प्रत्यय है, एक तो टाप, एक अंगीप। टाप किस में लगाओगे, जिसमें स्वर है, जिसमें स्वर है उसमें आप टाप लगाओगे। तो फिर अंगीप किस में लगाएंगे, तो अंगीप का नियम देखो, देखो यहाँ आ रहा रीनेब्यो, रीनेब्यो, यानी कि जो शब्द आपके सामने आएंगे जिनमें या तो री है, अंत में री है, उसमें आप अंगीप प्रत्यय लगाओगे, या जिसमें नेब्यो यानी कि न अंत में है, न अंत में, इसको नकारांत कहेंगे, नकारांत, नकारांत से भी आप क्या करोगे, टाप सॉरी गी प्रत्यय करोगे, यानी कि जिनके अंत में री है या जिनके अंत में न है उनसे आप अंगी प्रत्यय करोगे, और जिनके अंत में स्वर है, जिनके अंत में स्वर है उनसे आप कौन सा प्रत्यय करोगे, उनसे टाप प्रत्यय करोगे। ये बात आप समझ चुके, ठीक है। अब देखते हैं कैसे, देखो दोनों को मैं साथ में समझाता हूं। जैसे एक शब्द है बालक, बालक, अब जो बालक शब्द है इसमें आपको स्त्रीलिंग बनाना है, तो इसके अंत में क्या है, अंत में अ है, स्वर है अंत में, तो फिर आपको इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय करना है, टाप। और जब टाप करोगे आप तो रूप बनेगा बालिका, ठीक है। जैसे एक शब्द है अज, अज यानी बकरा, इसको आपको स्त्रीलिंग बनाना है, तो इसमें देखो साथियों स्वर है अंत में, ठीक है, स्वर है अंत में, तो फिर क्या करना आपको, इसमें टाप प्रत्यय करना है, ठीक है। तो फिर रूप क्या बनेगा, अजा, टाप का आई तो शेष रहता है, तो अजा ऐसा रूप बन जाएगा, ठीक है साथियों। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि बालक में आपने टाप प्रत्यय किया तो बाल का होना चाहिए, ई की मात्रा कैसे आई, तो आपको ध्यान देना है कि जिन, देखो यहाँ पे मैंने समझाया भी है, यहाँ पे मैंने समझाया है, जिनमें आप टाप प्रत्यय करोगे तो टाप प्रत्यय जिनके साथ में आप कर रहे हो, तो अंत में अगर क्या आया है, अंत में क्या क्या आया है, क्या आया है, और कैसे पहले अगर अ है, अंत में क है और कैसे पहले अगर अ है, उनमें आप टाप प्रत्यय कर रहे हो, उनमें टाप प्रत्यय करो तो आपको ए के स्थान पे ई लगाना है, ए के स्थान पे आपको ई लगाना है, तो ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या आया है, अब कैसे पहले ए की मात्रा है, ठीक है, तो आपको इस ए की मात्रा को ई की मात्रा बना देना है, कब, जब आप टाप प्रत्यय करोगे तो रूप बनेगा बालिका। ऐसे रूप और भी बनते हैं, जैसे अध्यापक, तो इसमें शब्द है अध्यापक, अध्यापक, अध्यापक में आपने टाप किया तो यहाँ बनेगा अध्यापिका, क्यों, क्योंकि क है और क से पहले ए की मात्रा है, तो इस क से पहले ए की मात्रा को टाप प्रत्यय करने पे ई की मात्रा कर देते, रूप बनेगा अध्यापिका, ठीक है। ऐसे ही जैसे ये तो क वालों की बात हुई, जिसमें क नहीं है उसमें, जैसे बाल, बाल से आप टाप प्रत्यय करोगे तो बाला, ठीक है। ऐसे ही वत्स से आप, वत्स, वत्स का मतलब पुत्र, इससे आप टाप प्रत्यय करोगे रूप बनेगा वत्सा, या वह मत पढ़ना इसको, ठीक है। ऐसे ही चटक, चटक का मतलब चिड़ा, चटक से आप टाप प्रत्यय करोगे रूप बनेगा चटका, इस तरह से आ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। फिर साथियों अपन बात करते हैं
अंगीप का क्या मामला है? तो अंगीप में देखो आपने पढ़ा है कि स्त्रीलिंग शब्द बनाना आपको ई की मात्रा लगा के, बड़ी की मात्रा लगा के स्त्रीलिंग शब्द बनाना है, तो आप अंगीप प्रत्यय करोगे। लेकिन किस में करोगे? तो आपको ध्यान देना है, सॉरी, मैंने आपको पढ़ाया था कि स्वरों से जो अंत में है उनसे आप टाप प्रत्यय करोगे, ऐसा नहीं है। अजादी का अर्थ है अज आदि गण। अज आदि शब्दों का जो गण होता है, जिसमें अज, वत्सा इत्यादि और भी शब्द होते हैं, अजादि गण में आपको टाप प्रत्यय करना है, ऐसी बात आपको ध्यान रखनी है। अजादि गण में आपको टाप प्रत्यय करना। अजादि गण में अज है, चटक है ना, अश्व है। जैसे अश्व में आप टाप प्रत्यय करोगे, अश्वारूप बनेगा, इस तरह से। ठीक है, अजादि गण में टाप प्रत्यय होता है, बस इतना याद रखो आप। अजादीय टाप जो सूत्र है उसका अर्थ है अजादि गण में टाप प्रत्यय होता है। ठीक है, और गीप जो प्रत्यय है उसका तो सिंपल सा है, या तो रिकारांत शब्द होगा या जिसके अंत में न है ऐसा होगा, तो वहां पे आपको गीप प्रत्यय करना है। इसके दो उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक कृत्रि शब्द है, कृत्रि, इसके अंत में क्या है? देखो, कृत्रि शब्द है, ये धातु नहीं है। अब कृत्रि शब्द में अंत में री की मात्रा है, तो जिसके अंत में री की मात्रा है उससे आपको कौन सा प्रत्यय करना है? गीप प्रत्यय करना है। अगर आपको स्त्रीलिंग रूप बनाना है तो आप इससे देखो, अब आप इससे ई की मात्रा आपको लगानी है। अब आप इस कृत्रि में ई की मात्रा लगाते हो तो आपका री तो हट जाएगा और रूप बनेगा कृत्रि, इस तरह से कृत्रि रूप बनेगा। ठीक है, ऐसे आप नेत्री से आप अगर अंगी प्रत्यय करते हो, नेत्री से अंगी प्रत्यय करते हो तो रूप बनेगा नेत्री। गीप क्यों किया? क्योंकि ये री की मात्रा है, यहाँ पे भी री की मात्रा अंत में है। ठीक है, इस तरह से। और कुछ उदाहरण मैंने और भी लिखे, जैसे एक है राजन। राजन शब्द से आपने इंगीप प्रत्यय किया है, इंगीप तो बनेगा रागी, रागी ऐसा बनेगा। क्यों बनेगा उसके अलग नियम, आप तो रागी इतना सही याद कर लो। एक दंडिन, 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 इससे आपको प्रत्यय करना, तो स्त्रीलिंग में प्रत्यय करना कौन सा करोगे? इंगीप करोगे। क्यों? क्योंकि अंत में न आ रहा है, राजन में भी अंत में न आ रहा है, इसलिए आपने इंगीप किया। तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, बड़ी की मात्रा लगा दो, दंडिनी। एक शब्द है योगिन, 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 आपको इंगी प्रत्यय करना है। योगिन का मतलब जो योगी है, पुरुष है वो। अब आपको मान लो कोई योगी स्त्री है तो फिर आपको बनाना योगिन शब्द में इंगी प्रत्यय करना है, तो बनेगा योगिनी। जैसे रोगिन, रोगिन ऐसा पद है। अब रोगिन में आपको इंगी प्रत्यय करना है, क्योंकि अंत में न आ रहा है, न हलंत है, इसलिए इंगी प्रत्यय किया। यहाँ भी न हलंत है, न हलंत है, सब में न हलंत है, इसलिए आपने इंगीप किया है, या फिर रे की मात्रा थी इसलिए आपने इंगीप किया है। तो क्या बनेगा फिर? रोगिणी, रोगिणी। अब यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि वो तो न था, अण कैसे बन गया? तो आपको पता है यहाँ पे अण तो हुआ है, जहाँ र या स के बाद में न आता है वो न अण बन जाता है, ये आपको पता है साथियों। तो देखो साथियों, यहाँ तक अपन ने सारे जो प्रत्यय है उनको पढ़ लिए, जो अपने पाठ्यक्रम में आते सबको पढ़ लिए। अब मैं आपको कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न देता हूँ, जिनका आप घर पे अभ्यास करें और घर पे अभ्यास करें और इसको समझने का प्रयास करें। अगर फिर भी आपको किसी तरह की दुविधा होती है तो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ये प्रत्यय अभ्यास प्रश्न है, मैं एक बार इनका उच्चारण करके आपको बता देता हूँ कौन कौन से प्रश्न है। देखो, दातव्यम कौन सा प्रत्यय है? बताओ। कर्तव्य में कौन सा है? बताओ। स्रष्टव्य में कौन सा है? बताओ। बोधव्यम कौन सा प्रत्यय है? दानीय में कौन सा है? लेखनीय में कौन सा है? स्मरणीय, इसमें कौन? देखो, इसको दानियम कर लो आप, इसको दानियम कर लो, इसको आप लेखनीय कर लो। लेखनीय में कौन सा है? और स्मरणीयम, इसमें कौन सा प्रत्यय है? श्रेय में कौन सा है? भव्य में कौन सा है? स्थेय में कौन सा है? रम्य में कौन सा है? वाद्य में कौन सा है? ये आप बताओगे। ठीक है, ये आप बताओगे। इसके बाद रक्षण में कौन सा है? रक्षण में कौन सा है? इसके बाद श्रीनवती में कौन सा है? रुदन में कौन सा है? मोदमान में कौन सा है? कुर्वाण में कौन सा है? जानान में कौन सा है? दत्वा में कौन सा है? रक्षित्वा में कौन सा है? नबदवा में कौन सा है? शाशितुम में, हातुम में, हंतुम में, इनमें कौन सा प्रत्यय आप बताइए। रूपवान में कौन सा है? यशस्वती में कौन सा है? श्रीमत में कौन सा है? शक्तिमान में कौन सा है? रश्वत में कौन सा है? याज्ञिक में कौन सा है? धार्मिक में कौन सा है? वैदिक, महता, बंधुता, कटुत्वम, क्षमत्वम, रोगिन है, इनमें आप प्रत्यय ढूंढ के बताइए। आगे कुछ और है, इनका भी देखो आप।
हार्यम, बोध्यम, मृज्य, खेयम, हथवा, इनमें साथियों केप प्रत्यय है। इनका अलग नियम लगता है, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। दृष्टुम, गत, दृष्टवान, रक्षित, पृष्ठवान, धनी, सर्वा, पाठिका, वत्सा, शूद्रा, सन्यासिनी, इनमें कौन सा प्रत्यय है ये आप खुद करके बताइए। अगर इसके अलावा भी आपको समझ में नहीं आता तो अपन अगली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।